है गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रामतीर्थ भारती और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, जैसा कि हमने कल पढ़ाया था आरबीआई का पहले टॉपिक पढ़ाया था, फिर क्वेश्चन सीरीज लेकर आए थे। उसी सीरीज में आज हम आपको पढ़ाएंगे कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। साथियों, ये क्या होते हैं? ये आरबीआई से निकलते हैं। वैसे तो आरबीआई का ही एक पार्ट है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो साथियों, जिसके भी बैंकिंग समझ नहीं आता है, आज समझ आएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों, सबसे पहले आज हम जो है इसकी थ्योरी पार्ट कराएंगे। थ्योरी पार्ट कराने के बाद कल हम आपके लिए जो है इसका पार्ट सेकंड लेकर आएंगे। और पार्ट सेकंड में जितने भी 2010 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक के बारे में साथियों, कमर्शियल बैंक जो होती है इसे हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। ये दो भागों में डिवाइड की गई है, दो भागों में बांटी गई है। शेड्यूल बैंक, नंबर 2 नॉन शेड्यूल बैंक। जो शेड्यूल बैंक होती है इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक और फॉरेन बैंक। तो आगे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि कमर्शियल बैंक क्या होती है, उसके बाद हम शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक और बाद में प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन जो भी हैं वो देखेंगे बाद में। तो साथियों, पहले बात कर लेते हैं वाणिज्यिक बैंक के बारे में। साथियों, वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपयों को जमा करने के रूप में स्वीकार करती है तथा जब लोगों को मुद्रा की ज़रूरत होती है तो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी देती है। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक साख निर्माण का भी कार्य करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंक वह संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं तथा लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार भी देते हैं। साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या जैसे निजी क्षेत्र की बैंकें होती हैं, एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, ये साथियों क्या करते हैं, जो हम इन बैंकों में अपना अकाउंट खुलाते हैं, लेन देन करते हैं और जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन बैंकों से कर्ज भी लेते हैं। कहने का मतलब है ऋण भी लेते हैं। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे कि वाणिज्यिक बैंक क्या होती है। आगे हम बात करेंगे शेड्यूल बैंक के बारे में, अनुसूचित बैंक। साथियों, अनुसूचित बैंक कौन सी बैंक होती है? भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मुख्य रूप से दो प्रमुख समूह अर्थात अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जा सकता है। जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। साथियों, आरबीआई के अधिनियम है 1934 उस बैंक में जो है उस अधिनियम में अनुसूचित बैंकों का उल्लेख है और जिन बैंकों का वह उल्लेख है वही बैंक अनुसूचित बैंक कहलाती है। रिजर्व बैंक इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को ही शामिल करता है जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 42(6) भाग का के मानदंडों का पालन करते हैं। साथ ही एक अधिनियम में एक धारा है 42(6) का, इसके कुछ मानदंड हैं, कुछ नियम कानून हैं, उनका जो पालन करेंगे वही बैंक अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल बैंकों को दो अन्य शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। कुछ शर्तें दी गई हैं साथियों, उन शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। नंबर एक देखते हैं, अनुसूचित बैंकों की भुगतान पूंजी। अनुसूचित बैंकों की जो भुगतान पूंजी होती है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 देखते हैं, अनुसूचित बैंकों की कोई भी गतिविधि जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। साथ ही कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर होते हैं बैंक के, जैसे कि मान लो आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आपने उसमें अपना पैसा जमा कर दिया, तो आपने जो पैसा जमा किया है उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उस पर आपको कोई चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह, या आपने पैसा मान लो 10,000 जमा किया, मिल 9,000 रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो जमा किया है उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
तो अनुसूचित बैंक के उदाहरण देख लेते हैं। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके स्वामित्व संचालन की प्रकृति के अनुसार 5 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक निजी क्षेत्र के होते हैं। जो आगे देख लेते हैं साथियों, प्रत्येक अनुसूचित बैंक निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। नंबर 1 अनुसूचित बैंक RBI से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। साथियों कहने का मतलब ये है कि जो अनुसूचित बैंक हैं, अगर उन्हें किसी भी समय पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वह RBI से कर्ज ले सकते हैं, RBI से ऋण ले सकते हैं। नंबर 2 अनुसूचित बैंक स्वयं ही समाशोधन की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही एक समाशोधन घर होता है, एक कह सकते हैं हम कि एक सुविधा होती है जो RBI के थ्रू जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो बैंक अनुसूचित बैंक है वह समाशोधन घर का ऑलरेडी सदस्य बन जाता है। नंबर 3 देख लेते हैं, अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से प्रथम श्रेणी के बट्टों को बनाने की सुविधा मिल जाती है। प्रथम श्रेणी के जो बट्टे होते हैं वो अनुसूचित बैंक को जो है उसे बनाने की जो है सुविधा मिल जाती है। इन बैंकों के ये सुविधा तभी दी जाती है इन बैंकों को ये सुविधा तभी दी जाती है जब अनुसूचित बैंक रोज रिजर्व बैंक के पास एक तय रकम जमा करते हैं और कितनी रकम जमा करनी है तथा इसका निर्धारण भी RBI ही करती है। तो साथियों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रोज कोई भी बैंक रोज जो है RBI को कैसे जमा कर सकती है। तो साथियों जैसे कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप ज़रा सी देर में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये लेकिन आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जब सुबह को बैंक खुलते हैं तो एक गाड़ी आती है पैसे को पहुंचाने, जो कैश को लेकर आती है, कैश वाहन बोलते हैं उसे। तो साथियों वो जो गाड़ी होती है वो RBI की गाड़ी होती है। जैसे मान लो आप बैंक में पैसे जमा करें तब तो डिजिटल रूप में होगा। अब मान लो कोई ग्राहक आपसे लेने आ गए रुपए बैंक में और आपके पास है नहीं, तो डायरेक्ट जो है उनसे संपर्क किया जा सकता है और जो गाड़ी होती है पैसे लेके घूमती है उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या एक अनुसार जो है उनका वो एक ब्रांच होती है बनी हुई और वहाँ से पैसा तुरंत आ जाता है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि अनुसूचित बैंक क्या हैं और उनकी क्या क्या जो अधिकार होते हैं। आगे बात कर लेते हैं साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो शेड्यूल बैंक होती हैं वो 3 भागों में डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निजी बैंक के बारे में, जिन्हें प्राइवेट बैंक भी कहते हैं। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक जिन बैंकों में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उन्हें प्राइवेट बैंक कहा जाता है। प्राइवेट बैंकों के उदाहरण हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। इसमें साथियों येस बैंक भी होता है, येस बैंक भी प्राइवेट बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक जो होती है, महिंद्रा कोटक बैंक, वो भी प्राइवेट बैंक है। तो ये क्या होती है, जैसे कि एक RBI के तहत एक नियम है कि जितने भी मान लो उनके रूल्स हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी बैंक खोल सकता है। तो साथियों ये क्या होता है, एक निजी व्यक्ति की होती है और उनका स्वामित्व होता है, वो अपने अकॉर्डिंग बैंक को चलाते हैं। लेकिन उन्हें जो नियम और कानून बैंकिंग होते हैं, बैंकिंग के जो नियम कानून होते हैं वो RBI के मानने पड़ते हैं। तो साथियों आगे देख लेते हैं सार्वजनिक बैंक, जिन्हें हम सरकारी बैंक भी कहते हैं। साथियों सार्वजनिक बैंक को ही सरकारी बैंक कहा जाता है। देख लेते हैं क्या होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिन बैंकों में मेजोरिटी हिस्सेदारी 51% सरकार के पास होती है। साथियों कहने का मतलब ये है कि इन बैंकों में जो हिस्सेदारी होती है वो 51% सरकार की होती है, बाकी जो है लोगों की होती है, जो देश में रह रहे हैं उनके जो है शेयर होते हैं। उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उदाहरण हैं पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें यूनाइटेड बैंक है साथियों, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सारे कैसे बैंक, सारे सरकारी बैंक हैं। साथियों आगे बात कर लेते हैं विदेशी बैंक के बारे में, फॉरेन रीजन बैंक। जैसे कि साथियों आपने सुना होगा कि हमारे देश की जो BOB है, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे ज़्यादा ब्रांचें जो है विदेशों में हैं। तो कोई भी देश, किसी भी देश की बैंक जो है हमारे देश में भी बैंक खोल सकती है। जैसे कि हमारे देश की बैंक BOB ने अपनी शाखाएं और देशों में खोल रखी हैं। तो उन बैंकों के बारे में बात कर लेते हैं। विदेशी बैंक, एक विदेशी बैंक को मेहमान देश और मेजबान देश दोनों के नियमों का मानना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो भारत की कोई बैंक
अगर अमेरिका में बैंक चला रही है तो उसे यहाँ के जो नियम कानून आरबीआई के उसे भी मानने पड़ेंगे, और वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होगी अमेरिका की उसके नियम भी मानने पड़ेंगे। भारत के लिए विदेशी बैंकों के दो प्रकार हो सकते हैं। एक वे बैंक जो भारत में अपनी ब्रांच खोलते हैं, और दूसरे वे बैंक जो भारत में अपनी प्रतिनिधि शाखा के माध्यम से बिजनेस करते हैं। भारत में विदेशी बैंकों के उदाहरण हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस और सिटी बैंक। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्राइवेट बैंक और सार्वजनिक बैंक और विदेशी बैंक कौन कौन से होते हैं। साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं गैर अनुसूचित बैंक के बारे में, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में। साथियों, इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। वर्तमान देश में ऐसे केवल 3 बैंक हैं। साथियों, जैसे कि जो बैंक थी अनुसूचित बैंक थी, शेड्यूल्ड बैंक्स थी, उनको कहाँ शामिल किया गया था? आरबीआई की अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में उनको शामिल किया गया था। लेकिन जो बैंक गैर अनुसूचित बैंक होती हैं वो यहाँ शामिल नहीं होती हैं। तो साथियों, उनको गैर और इनको ही जो है गैर अनुसूचित बैंक बोला जाता है। वर्तमान में देश में ऐसे केवल 3 बैंक हैं जो गैर अनुसूचित बैंक हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। गैर अनुसूचित बैंकों को नगद आरक्षी अनुपात CRR नियमों का पालन करना होगा। इन बैंकों को ये सुविधा दी गई है कि वे CRR की रकम को आरबीआई के पास जमा न करके अपने पास रख सकते हैं। साथियों, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो एक नियम होता है आरबीआई के तहत कि बैंक का जो कुल पैसा होता है उसका कुछ % आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है गैर अनुसूचित बैंकों के मामले में कि ये जो CRR की रकम है उसको ये आरबीआई के पास जमा न करके अपने पास रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि इनके और क्या क्या अधिकार होते हैं। गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए ऋण लेने के लिए योग्य नहीं है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं अगर उन्हें किसी भी समय दिन के किसी भी समय अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आरबीआई से ले सकते हैं। लेकिन गैर अनुसूचित बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए ऋण लेने के योग्य नहीं होते हैं। हालांकि आपातकालीन स्थितियों के तहत आरबीआई उन्हें ऋण दे सकता है। साथियों, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई आपातकालीन है, तो जो है गैर अनुसूचित बैंकों को भी आरबीआई ऋण दे सकता है। इसमें कोऑपरेटिव बैंकों को शामिल किया जाता है जो कि 3 श्रेणियों राज्य स्तर, जिला स्तर और प्राइमरी स्तर पर फैले होते हैं। साथियों, इससे पहले जब मैंने आपको आरबीआई की क्लास कराई थी भाग फर्स्ट, उसमें तीनों बैंकों का मैंने जिक्र किया था। वहाँ हमारी 4 प्रकार की बैंकें थी और जो चौथे प्रकार का था उसमें ये तीनों बैंकें शामिल थी। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कल इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा मैं, और 2010 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का मैं आपको कराऊंगा। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ। अप्रैल में आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा बहुत अच्छे से। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो साथियों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ। इसका भाग 2 लेकर आऊँगा मैं। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।